नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कोरोना को लेकर गंभीरता के दो केंद्र हैं, मीटिंग और ब्रीफिंग। तालाबंदी को लेकर सब अलग अलग तालियां बजा रहे हैं। इस बार भांति भांति की तालाबंदी लॉन्च हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 दिनों के लिए पूरी तरह तालाबंदी कर दी गई है। महाराष्ट्र में कई जिलों में तालाबंदी है, तो दिल्ली में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक की तालाबंदी कर दी गई है, नाइट कर्फ्यू जिसे कहते हैं। गुजरात में हाईकोर्ट ने ही कहा कि 3-4 दिनों की तालाबंदी कर दी जाए। गुजरात सरकार ने पूरे महीने के लिए 20 शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू घोषित कर दिया है। कहीं 8 बजे से कर्फ्यू, कहीं 10 बजे से कर्फ्यू, कुछ भी आधा अधूरा मगर नाटक पूरा। काश सीन में थाली बजाने वाले और फूल बरसाने वाले इवेंट भी आ जाते। सब कुछ हमें पहले दिन से पता है, लेकिन 1 साल बाद भी उन्हीं आदेशों को हर मीटिंग और ब्रीफिंग में दोहरा रहे हैं। टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेंगे तो कर क्यों नहीं रहे थे? इसका मतलब है कि जो कह रहे हैं और जिनसे कहा जा रहा है, दोनों ने अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जो एक ही बात को बार बार कहे बिना अपने आप चलता रहे। एक तरफ आम जनता के पीछे पुलिस पीछे पड़ गई है कि मास्क नहीं पहना है चल थाने, फाइन दे, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं। ये आज के वीडियो हैं, सिंगूर का है। अमित शाह ने आज 4 रोड शो किए हैं। क्या चुनाव आयोग के किसी अधिकारी ने अमित शाह को बिना मास्क में नहीं देखा होगा? जब आयोग अपने निर्देशों का पालन नहीं करा सकता है तो कम से कम इतना ही बता दे कि ऐसे निर्देशों को बनाने के लिए कितनी बैठकें हुई और उन बैठकों में चाय और बिस्कुट पर कितना खर्चा हुआ। रोड शो को लेकर चुनाव आयोग का निर्देश है कि रोड शो के लिए गाड़ियों के काफिले को हर 5 गाड़ियों के बाद तोड़ा जाएगा। 2 काफिले के बीच काफी दूरी होगी, 100 मीटर की बजाय आधे घंटे की दूरी होगी। क्या आपको इन नियमों में से कुछ भी यहां दिखाई दे रहा है? क्या किसी को सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है? क्या चुनाव आयोग कोई एक्शन ले सकता है? क्या भारत का चुनाव आयोग गृह मंत्री की सभा में अपने ही नियमों को लागू नहीं करा पा रहा है तो वह विपक्ष की रैलियों के खिलाफ कैसे कार्रवाई करेगा? 2019 के चुनाव में ओडिशा में चुनाव पर्यवेक्षक मोहम्मद मोहसिन ने प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर चेक कर दिया था, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। प्रधानमंत्री के 4 भाषणों पर उस दौरान आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे थे। चुनाव आयोग ने क्लियर किया तो एक चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आपत्ति जता दी, कहा कि उनकी आपत्ति फैसले में दर्ज होनी चाहिए। इसके बाद से अशोक लवासा के यहां दूसरी मुसीबतें शुरू हो गईं। अशोक लवासा की पत्नी को आयकर का नोटिस चला गया। चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने आयोग से इस्तीफा दे दिया। आज गृह मंत्री अमित शाह ने कई पत्रकारों को इंटरव्यू दिए। आप देख सकते हैं कि क्या उनमें इन बातों को लेकर सवाल पूछे गए हैं। सीआरपीएफ के जवान राकेश्वर सिंह मनहास को माओवादियों ने अगवा कर लिया है। उनकी 5 साल की बेटी रिहाई की अपील कर रही है। ऐसे वक्त में गृह मंत्री को रोड शो में होना चाहिए था या कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास की रिहाई को लेकर ऑपरेशन का नेतृत्व करना चाहिए था। मेरा पापा जल्दी वापस आ जाए। भगवान जोड़ तो बहुत विनती करती हूँ। बोलो बोलना कर जल्दी याद करो, बोलो कि एक बारी में अपना फोन भी आना चाहिए, उनसे मैं गल भी होनी चाहिए। बोला ही लगा एक बारी फोन पर गल कर नहीं वीडियो पूरे देश के पास है, पूरी देश ही न्यूज़ सुन रही है, तो गवर्नमेंट कहाँ सोई है? उनको भी तो कुछ एक्शन लेना चाहिए ना, कुछ तो करना चाहिए। मतलब हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम एक मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम कोई मिनिस्टर लेवल के नहीं हैं, कोई हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। थ्रू मीडिया से हम जो भी बात कह रहे हैं यही बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उनको रिहा कराए, सरकार कराए या स्टेट गवर्नमेंट कराए, चाहे डिपार्टमेंट कराए। मतलब कोई तो कोई एक्शन जल्दी से जल्दी जो भी एक्शन ले ना, सरकार क्यों नहीं ले रही? शिवराज सिंह पाटिल का जमाना होता तो बीजेपी इस्तीफे की मांग को लेकर सड़क पर आ जाती और मीडिया दिन रात इसी पर डिबेट कर रहा होता। गृह मंत्री बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं।
वो भी पब्लिक स्पेस में। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ही फैसला दिया है कि कार भी एक पब्लिक स्पेस है। इसके भीतर अगर आप अकेले भी बैठे हैं, चला रहे हैं, तो मास्क पहनना होगा। एक तरफ गृहमंत्री बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं, दूसरी तरफ आजमगढ़ के एक सराफा व्यापारी आशीष गोयल को मास्क ना पहनने के आरोप में दुकान से घसीटकर थाने लाया जाता है। देखिए वीडियो, मंगलवार का है। सराफा व्यापारी आशीष गोयल को पुलिस उनकी दुकान से ऐसे खींचकर ले गई। आप देख सकते हैं कि मास्क ना पहनने पर कैसे बाहर निकाला गया उन्हें। ऊपर से लिए गए दूसरे वीडियो में आप यह भी देख सकते हैं कि कैसे पुलिस आशीष गोयल को गाड़ी में ठूंस रही है और आशीष गोयल ठूंसे जाने का विरोध कर रहे हैं। नतीजे में जमीन पर गिर जाते हैं। इसके बाद अब सीन बदल जाता है। यह कोतवाली है। यहां पर व्यापारी समुदाय के लोगों ने कोतवाली को घेर लिया है। पुलिस और लोगों में बहस हो रही है, हंगामा दिख रहा है। कुछ समय के लिए आजमगढ़ कोतवाली के आसपास युद्ध जैसा माहौल हो जाता है। पुलिस पर पथराव भी हुआ और कोतवाली का गेट उखाड़ लिया गया। जिलाधिकारी के स्कॉट वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कई पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। अंदर आके उन्होंने कहा कि जो है क्यों भाई जो है मास्क क्यों नहीं लगाया। मैं कहा साहब ये गमछा लगाया हूँ। उन्होंने कहा ये ऊपर नीचे हो रहा। तो मैंने उन्होंने कहा मैं चालान करूँगा। मैंने कहा ठीक है साहब। हाँ, यहाँ क्या क्या भेड़ बिक्री जैसे जो है लोगों को भरे हुए हो। तो मैंने कहा साहब देखिए सब मास्क लगाए हुए हैं और दूर दूर बैठे हुए हैं। इसी पर वो उत्तेजित हो गए, मुझको एक झापड़ मारा। उसके बाद से जो उनके साथ आए CO सिटी और बाकी लोग जो है मारने पीटने लगे। मुझको जो मेरा कॉलर फाड़ दिया, शर्ट फाड़ दिया। उसी में जो है चेन भी गायब है कर दी। राइफल के बटों से मारा गया। जो है निशान आप देख सकते हैं पूरे कंधों पर जो है गर्दन पे है। व्यापारी से बातचीत हो गई है। जो वो चाहते थे, उन्होंने कहा था हमारा मेडिकल करा दीजिए। मेडिकल हो गया है, तो बातचीत करके चीजें सेटल कर एसडीएम सदर पे कार्रवाई की भी मांग की व्यापारियों की, उनको हटाने की मांग। काफी गतिरोध उन्होंने यहाँ पे आके कई बातें कही हैं। अभी बात सेटल हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर पूरा कंट्रोल में है और सभी लोग इनसे बात करके सभी लोग अपने गंतव्य को चले गए। सर जो लोग तोड़फोड़ करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो तोड़फोड़ करी है, देखिए कुछ व्यापारी लोग आए थे, उनके साथ कुछ अराजक तत्व और आ गए थे। उन्होंने कुछ यहाँ पे कुछ तोड़फोड़ करने की कोशिश करी है, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। इस घटना के विरोध में आज आजमगढ़ में व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी। व्यापारियों ने मांग की है कि एसडीएम सदर और सीओ को हटाया जाए। पुलिस ने एक पत्रकार और कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह सहित 150 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली में भी चालान काटने वालों पर हमले की एक ऐसी ही घटना सामने आई है। दिल्ली के IIT गेट के पास सिविल डिफेंस के लोग चालान काट रहे थे। एक I-10 कार से चालक उतरता है जो मास्क नहीं पहना था। उसने सिविल डिफेंस की टीम पर हमला कर दिया। सिविल डिफेंस के सुल्तान को जमीन पर गिरा दिया और नोडल अफसर विष्णु को भी मारा। कार चालक ने अपने लोगों को भी बुलाया और जिन्होंने सिविल डिफेंस की टीम पर फिर से हमला किया। यही नहीं, सिविल डिफेंस की महिला सदस्यों के साथ बदतमीजी की गई। एक महिला सदस्य ने कपड़े फाड़ने की भी बात कही है। क्या इनके साथ बदतमीजी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? हम चालान काट रहे थे, गाड़ी हमने रोकी, होंडा सिटी, जिसके पीछे एक रेड कलर की गाड़ी आ रही थी। चालान के वजह हमने गाड़ी रोकी तो उसके पीछे थोड़ा ट्रैफिक में डिस्टर्ब हुआ। पीछे वाली गाड़ी वाले ने एकदम ब्रेक मारे। उसके पीछे जो गाड़ी थी उसने ऐसा हल्का सा पुश करा। उस गाड़ी में से एक लाल कलर की गाड़ी में से एक व्यक्ति निकला बिना मास्क के और उसने गाली गलौज शुरू कर दी। उसकी गाली गलौज के चलते और उसका बिना मास्क का देख के एक हमारे वॉलंटियर ने उसकी वीडियो बनाने शुरू कर दी। वो हमारे पास आया, उसने उस लड़के के थप्पड़ मारा, उससे फ़ोन छीना। उसके बाद उसने हम सब के साथ धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी, जिसमें मेरे साथ मेरी टीम की 2 लड़कियां थी, दिल्ली सिविल डिफेंस की वुमेन वॉलंटियर। उनके साथ उसने बदतमीजी करी, एक के कपड़े पकड़ के खींचे, उसके कपड़े फट गए। उसके बाद वहाँ से हम जा ही रहे थे, जब भी उसने फ़ोन करके कुछ लड़कों को बुलाया और एक लड़के के हमारी टीम में से घुसा मार के आँख फोड़ दी। हम निकल ही देते इतने में और व्यक्ति उसके फ़ोन पे और व्यक्ति आ गए जिन्होंने हमारे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी।
किसी ने मेरे पीछे से सर पे आके बहुत तेज कुछ चीज़ मारी, जिससे मैं नीचे गिर गया और मेरे साथ बहुत बुरी तरह पिटाई करी। उसके बाद एक दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक ऑफिसर आए, उन्होंने मुझे उनसे बचाया, वहाँ से निकाला। मैं वहाँ से अपनी टीम के साथ हम सब भाग निकले, अपनी जान बचाकर होशखास थाने चले गए। चालान को लेकर लोगों के बीच कई स्तरों पर गुस्सा है। वे देख रहे हैं कि नेता की रैली में सबको छूट है, लेकिन उनसे वसूली हो रही है। कोविड के कारण आर्थिक तंगी है, लोगों की कमाई घट गई है। ऐसे में सरकार को उदार होना चाहिए था। जो व्यक्ति दिन का 200 रुपया तक नहीं कमा पा रहा है, उससे 500 से लेकर 2000 की फाइन वसूली जा रही है। अगर यही जरूरी कदम है तो फिर फाइन वसूलने वाले अधिकारियों को अमित शाह के रोड शो में क्यों नहीं भेजा जाता है? इंदौर के 2 सिपाहियों की इस करतूत को आपने देखा ही हो। मास्क ना पहनने पर कृष्णा कुंजीर नाम के व्यक्ति की पुलिस ने यह हालत कर दी। ऑटो चलाने वाले कुंजीर अपने पिता को दोपहर का भोजन देने जा रहे थे अस्पताल। मास्क नाक के थोड़ा नीचे आ गया, तब 2 सिपाहियों कमल प्रजापत और धर्मेंद्र जाट ने कुंजीर की यह हालत कर दी। दोनों निलंबित हैं और जिसे पीटा गया है उसके आपराधिक मामलों का रिकॉर्ड निकाला जा रहा है। यह है इंसाफ। अमित शाह इस रोड शो में भी बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। यह भी आज का है। आज इन्होंने 4 रोड शो किए हैं। आजमगढ़ और इंदौर की पूरी पुलिस को इस रोड शो में भेज देना चाहिए, देखने के लिए कि ये पुलिस इस रोड शो में आए लोगों का चालान काट पाती है या नहीं, जिन्होंने मास्क नहीं पहने। मैं फिर से चुनाव आयोग से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव आयोग गृह मंत्री को चालान कर सकता है? आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन टू आवर वेरी ओन चुनाव आयोगा। आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन, नॉट डूइंग योगा। ओ डियर आयोगा। बीजेपी के नेता सुनील बंसल ने आज ट्वीट किया है कि उन्हें कोविड-19 हो गया है। सुनील बंसल ने लिखा है कि उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है और जो भी उनके संपर्क में आए हैं वे भी आइसोलेट कर लें। अब आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर 6 अप्रैल की है। इस तस्वीर में सुनील बंसल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दिख रहे हैं। अच्छी बात है कि सबने मास्क पहना है, लेकिन जब सुनील बंसल संक्रमित हो चुके हैं तो क्या बाकियों को भी आइसोलेट नहीं होना चाहिए था? इस ट्वीट के 1.5 घंटे बाद दिखता है कि योगी आदित्यनाथ बंगाल के दार्जिलिंग में एक सभा को संबोधित कर रहे हैं। मुमकिन है उन्हें सुनील बंसल की जानकारी ना हो, लेकिन क्या जानकारी होने के बाद मुख्यमंत्री खुद को आइसोलेट करेंगे? आप नेता संजय सिंह ने कहा है कि चुनाव आयोग कहां सो रहा है। अगर गृहमंत्री मुख्यमंत्री ही कोविड के नियमों के अनुरूप आचरण नहीं करेंगे, तब फिर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की शिकायत का क्या मतलब रह जाता है कि लोगों का व्यवहार अप्रोप्रिएट नहीं है, उचित नहीं है। पिछले समय में हम सब ने देखा है कि शायद ये सब फैलने में बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर खुली भी हैं, सारी एक्टिविटीज़ रिज्यूम हुई हैं, लेकिन एक्टिविटीज़ के रिज्यूम होने के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको एक प्रकार से तिलांजलि दे दी है। कैजुअल अप्रोच सोसाइटी में इमर्ज की है। लापरवाही का फैक्टर बहुत ज़्यादा आया है। बहुत स्थानों पर कहीं इलेक्शंस हुए हैं, पंचायत इलेक्शंस हैं, दूसरे इलेक्शंस हो रहे हैं, कहीं पर कुंभ है, कहीं ट्रैवल इत्यादि बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऑफिसेज खुल गए हैं और लोग भी बहुत बाहर जा रहे हैं, सोशल फंक्शंस कर रहे हैं, मैरिजेस में नियम नहीं फॉलो कर रहे हैं। मास्क को मैरिजेस में 90% लोग दिखते हैं, मैरिज में मास्क को नहीं इस्तेमाल करते हैं। ट्रेन्स में, बसेस में भी जो है, विशेषकर जहाँ इतना ज़्यादा कांटेक्ट की संभावना होती है, ध्यान में आता है कि आपने सबने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की है। देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि लोगों ने कोविड से बचाव के लिए जो उचित आचरण बनाए गए हैं उनकी तिलांजलि दे दी है। ये वही आचरण है जिनके लागू कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह की है, लेकिन वे तो बिना मास्क के रोड शो कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन चुनावों का भी जिक्र कर रहे हैं अपने बयान में, लेकिन बहुत दबे स्वर में। क्या उन्हें चुनाव आयोग से नहीं कहना चाहिए कि आप कोविड के नियमों का पालन क्यों नहीं करा रहे हैं? अगर नहीं करा सकते तो मास्क के नियम हटा दीजिए। 1 नेशन नो मास्क। डू यू गेट माई पॉइंट? कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करने वाले डॉक्टर हर्षवर्धन अपने फेसबुक पेज से प्रधानमंत्री की रैली लाइव करते हैं।
जिस रैली का फेसबुक लाइव कर रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री तो मास्क में हैं, लेकिन रैली में मास्क और 2 गज की दूरी का पालन नहीं दिखता है। कुछ ही लोग मास्क में हैं। क्या डॉक्टर हर्षवर्धन लोगों के ऐसे आचरणों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं जो उनके हिसाब से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है? कोविड के नियम जनता को आंखें दिखाते हैं, मगर मंत्री जी को देखते ही लजाने लग जाते हैं। तालाबंदी ने लोगों को डरा दिया है और कितने लोग बेरोजगार हो गए, कमाई कम हो गई। मुंबई में तालाबंदी से व्यापारी भड़क रहे हैं। मेयर ने कहा है कि व्यापारी सड़क पर ना उतरे। मुंबई के मलाड में व्यापारियों ने बंदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में बीजेपी के व्यापारी सेल के नेता भी शामिल हैं। नागपुर में भी व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। किसी तरह उनका बिजनेस चलने लगा था, एक बार फिर रुकने लगा है। दिल्ली के रेस्तरां चलाने वालों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। सरकार के पास कोई डेटा नहीं है कि तालाबंदी में कितने होटल पूरी तरह से बंद हो गए पहले और उस कारण कितने लोगों का रोजगार चला गया। अब क्या होगा? नेता भले अपना रोड शो कर लें, लेकिन अर्थव्यवस्था सड़क पर आने लगी है। सरकार हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय, भारत सरकार हाय हाय। मुंबई में नियम बना है कि किसी हाउसिंग सोसाइटी में 5 से अधिक केस आने पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन में बदल दिया जाएगा। बाहर से आने वालों पर रोक लगेगी। जो हाउसिंग सोसाइटी इस नियम का पालन नहीं करेगी उस पर 10,000 का जुर्माना होगा। लोगों पर जुर्माना लग रहा है, लेकिन कोई गृह मंत्री के रोड शो में मास्क ना पहनने और जुर्माना की बात नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र के बीड से सहयोगी मनोज ने यह रिपोर्ट भेजी है। यहां के अंबा जोगाई में 8 लोगों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। सभी अलग अलग परिवार के हैं, मगर इनकी मौत कोविड से हुई। सभी की उम्र 60 साल से अधिक है। बीड जिले में 4 अप्रैल तक पूर्ण तालाबंदी है। पूरे भारत में पिछले 10 दिनों में कोरोना से 4300 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 10 दिन में भारत भर में 7,77,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। मुंबई की मेयर ने कहा है कि महानगर में टीके का स्टॉक चंद दिनों का रह गया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का कहना है कि राज्य के पास 3 से 4 दिनों का ही टीके का स्टॉक है। महाराष्ट्र ने केंद्र से 40 लाख टीके की मांग की है। केंद्र का कहना है कि महाराष्ट्र को 1 करोड़ 6 लाख डोज दिए गए थे, 90 लाख डोज लग गए हैं। अभी 16 लाख डोज हैं और हर दिन 7 लाख डोज दिए जा रहे हैं। इस तरह आज महाराष्ट्र के पास 23 लाख डोज हो जाएंगे। अखबारों में भी कई जगहों पर, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं दूसरे राज्यों में भी टीका नहीं मिलने की खबरें छप रही हैं। वॅक्सिनेशन सेंटर्सला लस नाही म्हणून बंद ठेवावं लागतंय। लोक तिथे येत आहेत आणि आमच्या हेल्थ वर्कर्सला आणि हेल्थ कर्मचाऱ्यांना सांगावं लागतं की बाबा लस आली नाही, तू घरी जा, असं सांगण्याची पाळी अनेक राज्याच्या केंद्रांवर येते। या सर्व गोष्टीला लसीचा सप्लाय मी पहिल्या दिवशीपासून म्हणत होतो की लस सप्लाय आम्हाला लवकर करा आणि आमच्या गतीनं करा, जेणेकरून आम्हाला अधिक चांगल्या पद्धतीनं काम करता येईल। भारत सरकारचं कोवॅक्सिन त्यांनी का देऊ नये हा सुद्धा मी महत्त्वाचा भाग त्या ठिकाणी आग्रहपूर्वक मांडलेला आहे। सरकारी बयान और खंडनों के आगे जमीन पर कुछ और दिखाई देता है। यह इंदौर की तस्वीर है। लोग कोरोना में काम आने वाली दवा रेमडेसिवियर के लिए इस तरह से लाइन में लगे हैं। कई घंटे लाइन में लगते हैं। इंदौर में दवा की कमी हो गई है और दाम भी बढ़ गए हैं। इस कारण भोपाल में भी संकट है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि जरूरत से ज्यादा, यानी जहां जरूरत नहीं है वहां भी रेमडेसिवियर दी जा रही है, जिसके कारण यह दिक्कत है। उनका कहना है कि डॉक्टर सरकारी संस्थानों से इस दवा की आपूर्ति कराएं और जो गरीब लोग हैं उन्हें रेमडेसिवियर फ्री में दी जाएगी। मध्य प्रदेश के भिंड में कोरोना का टीका कम हो गया है। अनुराग द्वारी ने बताया है कि वहां 50% टीका केंद्र घटा दिए गए हैं। कटनी से भी टीका ना मिलने की खबरें आ रही हैं। इंदौर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, साथ ही रेमडेसिविर जैसी दवाइयों की कमी होती नजर आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लाइन केवल इस दवाइयों के लिए है और पिछले 11 बजे से, सुबह 11 बजे से लेकर लोग अभी दोपहर तक यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं। बताइए कब से खड़े हैं आप लोग यहाँ पर? सर यहाँ कुछ लोग सुबह 8 बजे 9 बजे से खड़े हैं और हम यहाँ 11:30 12 बजे से आकर के खड़े हैं। और हम यहाँ जहाँ खड़े हैं हम यहीं के यहीं खड़े हैं। अभी कई लोग दवाई लेकर के निकल गए और अभी हमारे जितने पहले लगे थे
उससे डबल लोग यहाँ पर आ गए हैं। शॉर्टेज है दवाइयों की या क्या बिल्कुल प्रॉब्लम है? बिल्कुल क्या दिक्कत है? सर, यहाँ की जो इंदौर की जनता है उसके हिसाब से यहाँ पर सिर्फ एक और 6 कंपनियाँ ये दवाई बना रही है। हमारे पास जो मैसेज आया है, लेकिन क्या इंदौर इतना बड़ा इंदौर शहर क्या सिर्फ एक ही जगह से क्यों सप्लाई की जा रही है? लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। एक तरफ अमेरिका में राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि जो भी वयस्क है, अडल्ट है, उसे टीका लगेगा 19 अप्रैल से। भारत में राज्य सरकारें भी इसी तरह की मांग कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि सभी को टीका नहीं लगाएंगे। वह उन देशों का उदाहरण दे रही है जहां सभी को टीका नहीं लग रहा। इस बात से उन मरीजों में असुरक्षा फैल गई है जो 40 साल से कम के हैं और जिन्हें डायलिसिस के लिए बाहर जाना होता है। I am having thrice weekly dialysis at ILBS Hospital Vasantkunj. As I commute to hospital every alternate day, there are high risk of chances of getting exposed to coronavirus. The government of India has set the age criteria of 45 years and above for COVID vaccination, but there are a lot of dialysis patients that are below 45 years old. So I request Government of India to make special provision so that they can get the COVID vaccine at the earliest. I'm a post-kidney transplant recipient and I'm taking various immunosuppressive medicines due to which my immunity is low. Currently, government is only allowing vaccinations against COVID for those above 45 years old. I hope government will also allow vaccination against COVID for susceptible and vulnerable persons like post-kidney transplant recipients and those on dialysis because of the low immunity. एक 60 ईयर्स एंड अबाव का आदमी घर में रह सकता है। एक 45 ईयर्स एंड अबाव का आदमी घर से वर्क फ्रॉम होम कर सकता है, पर एक डायलिसिस पेशेंट हफ्ते में 3 बार कंपल्सरीली उसे घर से लेकर हॉस्पिटल तक जाना पड़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप ही के आंकड़े कह रहे हैं कि वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसे है, एक आम आदमी को या किसी डायलिसिस पेशेंट को। डायलिसिस पर जाने वाले मरीजों को तो हेल्थ वर्कर के साथ ही टीका मिल जाना चाहिए था। क्या कोरोना पर मीटिंग और ब्रीफिंग करने वाले अफसरों को पता नहीं था? कोरोना को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। ब्रेक में जाने से पहले टेलीग्राफ की एक खबर की झलकी दिखाना चाहता हूं। टेलीग्राफ के शुभाशीष चौधरी की रिपोर्ट आप अलग से पढ़ लीजिएगा, संक्षेप में बता रहा हूं। दक्षिण 24 परगना के राय दीघी की है ये रिपोर्ट। इसके अनुसार प्रधानमंत्री की रैली में जाने वालों के लिए 1000 का कूपन छापा गया था। रिपोर्टर ने बीजेपी नेता शांतनु बापुली का बयान भी लिया है, जो अलग अलग जवाब दे रहे हैं। पहले कहते हैं कि चंदा लेने का कूपन है, फिर कहते हैं ट्रांसपोर्टर के लिए कूपन था। अगर 2 गाड़ी का भाड़ा हुआ है तो गाड़ी वाले को 2000 का कूपन दिया गया। तृणमूल और सीपीएम ने आरोप लगाया है कि पैसे देकर लोग रैली में बुलाए गए। गांव वाले कहते हैं कि उन्हें रैली में जाने और बीजेपी को वोट देने के लिए कूपन दिया गया था। चुनाव आयोग से अपील है कि जल्दी ही इस खबर का खंडन कर दे। लोग बहुत शेयर कर रहे हैं। बाकी ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का मामला राजनीतिक आरोपों से आगे बढ़ गया है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह की इस पर विस्तृत रिपोर्ट आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के आरोप में इस कदर घिर गए कि उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। हालांकि अपनी कुर्सी बचाने की उन्होंने भरसक कोशिश की और एनसीपी नेता शरद पवार भी अंत तक उन्हें बचाने में लगे रहे, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश देकर अनिल देशमुख के सारे रास्ते बंद कर दिए। आरोप सही है या गलत, ये अब सीबीआई को 15 दिन में प्राथमिक जांच कर तय करना है। ये आदेश आने के बाद गृह मंत्री स्वयं अनिल देशमुख जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब से जाके मिले। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चलते हुए मैं अपने पद पे नहीं रहना चाहता। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत संदिग्ध मौत मामले में जिन मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की अनिल देशमुख तारीफ करते नहीं थक रहे थे, उन्हीं परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर महीने में 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का आरोप क्यों लगाया? क्या खुद परमबीर सिंह उस वसूली में शामिल नहीं थे? इस संबंध में 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत अहम है। परमबीर सिंह की याचिका पर जस्टिस कौल ने कहा था
कि यह एक गंभीर मामला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन दोनों पहले हंकी डोरी थे, अब अलग हो गए हैं, इसलिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि उन्होंने परमबीर सिंह को हाईकोर्ट वापस भेज दिया था। इशारा साफ है, परमबीर सिंह भी आरोपों के घेरे में हैं। मतलब अगर अनिल देशमुख की जांच होगी तो परमबीर सिंह खुद भी जांच के दायरे में होंगे। सवाल है कि फिर उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारी, ये आत्मघाती कदम क्यों उठाया। दरअसल एंटीलिया केस में 13 मार्च को अपने चहेते असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वजह की गिरफ्तारी से परमबीर सिंह की मुंबई पुलिस आयुक्त की कुर्सी जानी तय थी। 17 मार्च को उनका तबादला कर होमगार्ड का डीजी बना दिया गया और 18 मार्च को परमबीर सिंह ने वहां का चार्ज भी ले लिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन 18 मार्च को ही एक अखबार के साप्ताहिक कार्यक्रम में गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान दोनों के बीच नफरत का बीज बो गया। जी काल आम्ही बदली केली आमचे आयुक्त यांची। जो कल हमने बदली की पुलिस आयुक्त की, जांच में कुछ बातें सामने आई थी जो माफ करने लायक नहीं थी। इसलिए मुख्यमंत्री और हमने बैठकर तय किया कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें कोई बाधा ना आए, इसे ध्यान में रखकर उन्हें बदल दिया गया है। त्याच्यामुळे माननीय मुख्यमंत्री आणि आम्ही बसून निर्णय घेतला की अनिल देशमुख के इस बयान ने परमबीर सिंह को इस कदर नाराज कर दिया कि उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देने का आरोप लगा दिया। और इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार को दिए जाने का दावा किया। परमबीर सिंह के मुताबिक सचिन वजह ने उन्हें बताया था कि फरवरी महीने में गृहमंत्री अनिल देशमुख ने उन्हें अपने बंगले पर बुलाकर मुंबई के 1750 बार, पब और होटलों से महीने में 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया है। इतना ही नहीं, समाज सेवा शाखा के एसीपी संजय पाटिल और डीसीपी भुजबल को बुलाकर हर बार से 2.5 से 3 लाख रुपए वसूलने का टारगेट देने का आरोप लगाते हुए परमबीर सिंह ने एसीपी संजय पाटिल से हुए खुद के मोबाइल फोन चैट को सबूत के तौर पर पेश किया। गृहमंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत ट्वीट कर आरोपों का खंडन किया और आरोप लगाया कि एनआईए की जांच में फंसते देख परमबीर सिंह की ये खुद को बचाने की कोशिश है। जाहिर है विपक्ष को महाविकास आघाड़ी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा मिल गया। खुद शरद पवार को अनिल देशमुख के बचाव में उतरना पड़ा। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शरद पवार ने दावा किया कि फरवरी महीने में अनिल देशमुख कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे और बाद में होम क्वारंटीन थे। पवार ने सवाल किया था कि फिर सचिन वजह से उनकी मुलाकात कैसे हो सकती है। अनिल देशमुख हॉस्पिटल में एडमिट थे, इसका रिकॉर्ड है और हॉस्पिटल ने इसकी पुष्टि की है। उनको 15 फरवरी को हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई थी और 15 से 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन होने की सलाह दी गई थी। लेकिन 15 फरवरी को अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर सामने आने से शरद पवार भी निरुत्तर हो गए। परमबीर सिंह के आरोप लगाने के बाद से चुप्पी साधे अनिल देशमुख ने वीडियो बयान जारी कर सफाई दी कि अस्पताल से डिस्चार्ज होने पर उन्होंने अस्पताल प्रांगण में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। नागपुर के एलेक्सिस अस्पताल में मैं 5 फरवरी से लेके तो 15 फरवरी तक एडमिट था। 15 फरवरी को मेरा जब डिस्चार्ज हो रहा था तब मैं अस्पताल से घर में जाने के लिए जब अस्पताल के नीचे आया और अस्पताल के गेट के ऊपर काफी पत्रकार वहां पे खड़े थे। उनको मुझे कुछ सवाल पूछना था। मैं कोविड की वजह से मेरे में वीकनेस था, उसके वजह से मैं वहीं कुर्सी पे बैठ के उनके सवालों का जवाब देके गाड़ी में बैठ के होम क्वारंटाइन 27 फरवरी तक हो गया। 28 फरवरी को मैं पहली बार घर के बाहर निकला। लेकिन वहां भी उन्होंने आधी जानकारी दी। विपक्ष ने 15 फरवरी को ही नागपुर से मुंबई आने का चार्टर फ्लाइट का उनका टिकट सार्वजनिक कर दिया। मतलब 15 फरवरी के बाद वो मुंबई में थे। ये माननीय गृह मंत्री जी का मैनिफेस्ट है। 15 तारीख को एक प्राइवेट जेट से वे मुंबई आ गए थे। उससे पहले उन्होंने प्रेस की, उस प्रेस का वीडियो तो कल ही मैंने जारी कर दिया था। कल आदरणीय पवार साहब को सही ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि उनके पास कमिश्नर ऑफ इंटेलिजेंस रश्मि शुक्ला की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट और 6.3 GB फोन रिकॉर्डिंग डाटा है, जिसमें तबादला पोस्टिंग के लिए दलालों, आईपीएस अफसरों और नेताओं की बातचीत रिकॉर्ड है। कवरिंग लेटर के साथ ये पूरे ट्रांसक्रिप्ट्स उसके ये रिपोर्ट के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को
भेजे गए, लेकिन जब ये ध्यान में आया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो डीजी साहब ने भी प्रयास किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि मुख्यमंत्री जी के यहां से वो रिपोर्ट गृह मंत्री जी क्या चली गई, और उसके बाद इसके ऊपर कार्रवाई होना दूर, कार्रवाई किस पर हुई? कार्रवाई हुई कमिश्नर इंटेलिजेंस पे। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने तुरंत रश्मि शुक्ला पर बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाकर अनिल देशमुख और सरकार का बचाव किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने का षड्यंत्र कोई सिटिंग अधिकारियों के माध्यम से कर रही है, चाहे वो रश्मि शुक्ला हो, चाहे जायसवाल जी हो, चाहे कमिश्नर जी हो। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये स्पष्ट हो गया। दोनों ही आरोप भले ही अनिल देशमुख से जुड़े हों, लेकिन साख तो ठाकरे सरकार की दांव पर लगी है। लिहाजा एक तरफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक होने का केस दर्ज कराना पड़ा, तो परमबीर सिंह के लगाए आरोपों की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस कैलाश चांदीवाल की समिति भी बनानी पड़ी। परमबीर सिंह और अनिल देशमुख की लड़ाई में अब शिवसेना के मंत्री अनिल परब की भी एंट्री हो गई है। सचिन वजह ने अपने हाथ से लिखे 3 पेज के पत्र में अनिल देशमुख के साथ साथ अनिल परब पर भी वसूली का टारगेट देने का आरोप लगाया है। हालांकि अनिल परब ने आरोपों का खंडन किया है और ये कहा है कि वो किसी भी जांच का सामना करने को तैयार है। इसके पहले मुंबई पुलिस की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सचिन वजह की क्राइम ब्रांच में नियुक्ति तब के ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम के विरोध के बावजूद की गई और वजह सीधे मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को रिपोर्ट करता था। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।